हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। नवीन शिक्षा नीति 2020। कहा भी जाता है कि अगर किसी देश में बदलाव लाना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में हमें चेंज करना होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ, परिवर्तन के उद्देश्य के साथ भारत की नवीन शिक्षा नीति प्रस्तावित कैबिनेट द्वारा की गई है। इससे पहले 1986 में भारत की शिक्षा प्रणाली लाई गई थी, जिसमें 10+2 स्कूल बात की गई थी। आज इस नई नवीन शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन 10+2 के स्थान पर इसमें जो बात की गई है वो 5+3+4 की बात की गई है। 5 शुरुआत के जो 5 वर्ष है एजुकेशन सिस्टम में, शुरुआत के 5 वर्ष जो है उन 5 वर्षों में से 3 वर्ष तक बच्चों को प्ले स्कूल की तरह, आंगनवाड़ी की तरह उनके स्वास्थ्य पर, उनके पोषण पर, उनके विकास पर बल दिया जाएगा, उनके खेलने पर बल दिया जाएगा। अर्थात इसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होगा। फिर बाकी के 2 साल जो हैं, इन 2 सालों में कक्षा फर्स्ट और सेकंड अर्थात क्लास 1 और 2 की अध्ययन कराया जाएगा। इसको फाउंडेशन लेवल का नाम दिया गया है। इसके बाद 3 साल के लिए हम देखें प्रिपरेटरी लेवल की बात की गई है। प्रिपरेटरी लेवल पर इन 3 सालों में कक्षा 2 के बाद कक्षा 3, 4 और 5 की बात की जाएगी। अर्थात कक्षा 3, 4, 5 का सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, अब इस स्तर पर प्रिपरेटरी लेवल पर बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी उसमें बेसिकली करके सीखना, प्रयोग करके सीखना, प्रयोगों के माध्यम से एजुकेशन प्रदान की जाएगी। तीसरी लेवल पर हम देखें, तीसरे लेवल पर जो बात की गई है वो मिडिल लेवल की बात की गई है। और इस मिडिल लेवल में 3 साल तक का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को शामिल किया गया है। और इन 3 सालों में कक्षा 6, 7, 8 की बात की गई है। और बड़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन इसी स्टेज में हमें देखने को मिलता है कि इस लेवल को वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ा गया है, कौशल शिक्षा से भी जोड़ा गया है। बच्चों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने का परिवर्तन इस स्तर पर किया गया है। इसमें जैसे बच्चों को कोडिंग सिखाना या मैनेजमेंट या दूसरे वोकेशनल कोर्सेज हैं, तो वो बच्चा जैसा करना चाहे अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग वह उस वोकेशनल कोर्स को चुन सकता है। इसके बाद हम देखें कि कक्षा 8 के बाद कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए 4 साल का जो पाठ्यक्रम है इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी लेवल। तो इस सेकेंडरी लेवल में 9, 10 जो कक्षाएं हैं, इन 9, 10 कक्षाओं में बच्चों को कई वोकेशनल पाठ्यक्रम जो वो अपनी रुचि के अनुसार इससे पहले वाले लेवल में पढ़ के आया है, तो उन्हीं के लिए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे फैशन डिजाइनिंग है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या कोडिंग डेवलपमेंट है, लैंग्वेज, तो इस प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज को भी इसमें जोड़ा गया है। और ये बच्चे के ऊपर पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि वह किस सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है, किस ऑप्शन को ऑप्ट करता है। तो इसके अलावा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। और बोर्ड को समाप्त करने की बात जो कही गई है, इसमें ये परिवर्तन किया गया है कि अब सेमेस्टर के आधार पर, अर्थात इन 4 सालों में जो सेमेस्टर लिए जाएंगे, साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और इन परीक्षाओं में जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, उसको भी चेंज करने की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षाएं। अब बच्चे की इच्छा है कि वह किस स्टैंडर्ड की परीक्षा, ऑब्जेक्टिव या बेसिक लेवल या स्टैंडर्ड लेवल को ऑप्ट करता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि बच्चों को इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से। और जो बच्चों के ऊपर परंपरागत तौर पर बोर्ड की परीक्षाओं का जो तनाव रहता था या पाठ्यक्रम का जो तनाव रहता था, उसको रिलैक्स करने की बात इस नए फॉर्मेट में की गई है। नई शिक्षा प्रणाली में इसको परिवर्तन करने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा में भी बड़े परिवर्तन किए गए हैं। हम देखें कि पहले ग्रेजुएशन लेवल पर 3 साल का, स्कूलिंग के बाद कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर 3 साल का, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल अर्थात पीजी जो कोर्सेज हैं वो 2 वर्ष के हुआ करते थे। अब इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। एक्चुअली हमारे यहाँ समस्या रहा करती थी कि बच्चे एग्जाम जो कोर्सेज हैं उनमें ड्रॉप आउट कर देते थे, बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे किसी भी कारणवश या किसी परेशानी की वजह से या किसी मजबूरीवश। तो उन बच्चों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि जो ग्रेजुएशन में 4 साल का जो पाठ्यक्रम तय किया गया है, पहले 3 साल का हुआ करता था, अब नवीन शिक्षा नीति में प्रस्तावित किया गया है कि ग्रेजुएशन को 4 वर्ष का कार्यक्रम बनाया जाए। और अगर कोई बच्चा 1 वर्ष तक ग्रेजुएशन में पढ़ता है तो उसे सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन की उपाधि दी जाए। अगर कोई बच्चा 2 वर्ष तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है तो उसे डिप्लोमा
की डिग्री दी जाए। अगर कोई बच्चा 3 वर्ष तक पढ़ाई करता है ग्रेजुएशन में तो उसे ग्रेजुएट की उपाधि दी जाए, और साथ ही अगर बच्चा कोई 4 साल तक ग्रेजुएट की पढ़ाई करता है तो उसे रिसर्च की भी उसे डिग्री दी जाए। तो इस तरह से 4 साल का। अब देखिए यहाँ यह परिवर्तन किया गया है कि बच्चों को मल्टीपल एग्जिस्ट एंड एंट्री सिस्टम, कि जब वो चाहे अगर बीच में किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकता है, और वो कोर्स पूरा होने के बाद वापस पुनः अपने पुराने कोर्स से अटैच जुड़ सकता है। इसके साथ ही स्ट्रीम जो पहले हमारे यहाँ परंपरागत बटे हुए होते थे कि हमें अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स पढ़ना है, या हमें बायो पढ़नी है, या हमें मैथ पढ़नी है, पर इन परंपरागत सीमाओं को इस नवीन शिक्षा प्रणाली में समाप्त कर दिया गया है। अब हो सकता है कि फिजिक्स का बच्चा हिस्ट्री पढ़े, या हम देखें कि साहब केमिस्ट्री का बच्चा पॉलिटी पढ़े, या हम देखें कि साहब बायोलॉजी का बच्चा अकाउंटेंसी पढ़े। तो ये उस बच्चे के लिए सब्जेक्ट्स के पूल बनाए गए हैं, और वह अपनी रुचि के अनुसार दूसरे स्ट्रीम्स को भी अपने कोर्स के साथ, अपने विषयों के साथ आसानी से पढ़ सकेगा। तो ये प्रावधान नवीन शिक्षा नीति में प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसके साथ हम देखें कि वोकेशनल एजुकेशन को जोर दिया गया है, जिससे रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिले, और साथ ही हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो परंपरागत तौर पर 2 वर्ष का हुआ करता था, अब नवीन शिक्षा नीति में इसे 1 वर्ष का रूप दिया गया है। ये नवीन शिक्षा नीति जो है एक लंबे समय के बाद भारत में लाई गई है। इससे पहले 34 वर्ष पूर्व 1986 में 1986 में एजुकेशन पॉलिसी सरकार द्वारा लाई गई थी। तो 2020 में लाई गई ये नवीन शिक्षा नीति में जो परिवर्तन है, इनमें हम देखें कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके इसे शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है, और प्राथमिक शिक्षा जो है वो पूरी तरह से मातृभाषा में प्रदान की जाने की बात की गई है। अर्थात बच्चों के ऊपर अंग्रेजी की जो अनिवार्यता हुआ करती थी, उस अनिवार्यता को समाप्त करने की प्रावधान यह नवीन शिक्षा नीति करती है। और साथ ही हम देखें कि निजी स्कूल की जो बच्चों की अध्ययन में जो उसका फीस का जो बड़ा दबाव रहता था, उसकी एक सीमा तय कर दी गई है। मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस MSP मैक्सिमम प्राइस जो है उसका तय कर दिया गया है, MRP तय कर दिया गया है। इसके साथ ही हम देखें हायर एजुकेशन में कई सारी नियामकी संस्थाएं काम करती थी, AICT, UGC, NCT, उन बहु नियामकी संस्थाओं के स्थान पर एकल नियामकीय संस्था रेगुलेटरी अथॉरिटी स्थापना करने की बात इसमें की गई है। और भारतवर्ष में कॉलेजों में एंट्रेंस लेने के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जामों से बच्चों को गुजरना होता था। इसके स्थान पर पूरे भारत में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज लेवल पर आयोजित करने की, जो कि साल में 2 बार यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रकार की परीक्षा आयोजित करके बच्चों को आसानी से अपने कॉलेजों में एडमिशन मिल सकते हैं। और साथ ही हम देखें कि इस शिक्षा प्रणाली में त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया है। तो राज्यों की जो ये बात है कि साहब शिक्षा नीति को लादा जा रहा है, दक्षिण के राज्यों में विशेषकर तमिलनाडु राज्य में ये बात उठती है कि साहब स्थानीय भाषाओं को, राज्य की भाषाओं को दबाया जा रहा है, हिंदी या उसको थोपा जा रहा है। तो ऐसी कोई बात हमें इसमें देखने को नहीं मिलती। साथ ही इस एजुकेशन प्रणाली में कहा गया है कि कुल GDP का 6% हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा आने वाले वर्षों में। अभी हम देख रहे हैं कि भारत में कुल GDP का 3% के आसपास खर्च हम शिक्षा के लिए खर्च कर पाते हैं। अगर हमने अपनी GDP का जो बजट है वो बढ़ा करके जस्ट डबल कर दिया तो हमारी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। नई शिक्षा नीति जो है वो बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, जो कि परंपरागत रटंत विद्या जो हुआ करती थी उस रटंत विद्या को समाप्त करने पर बल देती है। इसी के साथ ही यहाँ बच्चे का समग्र मूल्यांकन, ओवरऑल असेसमेंट किया जाएगा, अर्थात बच्चा अपना स्वयं मूल्यांकन भी करेगा, उसके साथ के सहपाठी हैं वो भी उसका मूल्यांकन करेंगे, और साथ ही शिक्षक भी उसका मूल्यांकन करेगा, और इस मूल्यांकन की प्रक्रिया में बड़ी पारदर्शिता रखी जाएगी। तो इस प्रकार यह नवीन शिक्षा नीति एक व्यापक बदलाव की ओर हमें ले जा रही है। अब हमें ये देखना है कि यह कब लागू हो पाती है। इसके लिए हमें जरूरी तैयारी करनी होगी। जो सब्जेक्ट्स पूल की बात कही गई है, या मल्टीपल एंट्री या एग्जिस्ट की बात कही गई है, या हम देखें कि पाठ्यक्रम में बदलाव की बात की गई है, या शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग की बात की गई है, एक प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल पर एजुकेशनल टेक्निकल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। इन सब चीज़ों को लाने में हमें समय लग सकता है, पर नवीन शिक्षा नीति एक अच्छे उद्देश्य के लिए, बदलाव के लिए प्रस्तावित की जा रही है, और निश्चित रूप से इसके परिणाम हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रितेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करौली। थैंक यू सो मच।